नमस्कार स्टूडेंट्स, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति और उद्देश्य से संबंधित हम ये पूरी क्लास लेने वाले हैं। इन विषय पर मैं आज आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ। उन प्रश्नों की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये प्रश्न संख्या में तो 36 रहेंगे, लेकिन जब ये आप पूरे हल कर लेंगे तब इनकी संख्या आपको तकरीबन 100 सवाल के करीब मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले भूगोल से संबंधित नए वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपको इसका लाभ मिल सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है। देखें, भूगोल में मानव पर्यावरण संबंधों की बार बार चर्चा होती है। मानव पर्यावरण संबंधों में हमने 3 जो मुख्य इसकी अवधारणाएं हैं, नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद को रखा है। उसके बाद में इसमें प्रसंभववाद जोड़ा गया। नियतिवाद को हम किस रूप में पढ़ते हैं? नियतिवाद का अर्थ यह हुआ कि जिसमें प्रकृति सक्रिय कारक है और मनुष्य निष्क्रिय कारक हैं। मनुष्य के निष्क्रिय कारक होने का मतलब यह है कि प्रकृति का ही मनुष्य पर प्रभाव रहता है। एक जर्मन विद्वान थे जिनका नाम था रेटजेल। रेटजेल ने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। इस ग्रंथ के 2 खंड हैं। एक तो 1882 का खंड है, दूसरा 1891 ईस्वी का खंड है। 1882 वाला जो खंड है ये पूर्णतः प्रकृति पर आधारित है। इसी खंड को अमेरिकन नियतिवादी कुमारी सैंपुल ने अनुसरण किया था 1882 वाले खंड का। और 1891 का जो खंड है वो मानव प्रजातियों से संबंधित है। इसीलिए हम रेटजेल को नियतिवाद का जनक भी कह देते हैं और रेटजेल को मानव भूगोल का जनक भी कह देते हैं। दूसरी जो इसकी अवधारणा है वो है संभववाद। देखिए, संभववाद क्या चीज़ है? संभववाद में हमने फ्रांसीसी विचारधारा को लेकर के चलना है। फ्रांसीसी विचारधारा को लेकर के चलना है। फ्रांसीसी विचारधारा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है विडाल डी लाबलास ने संभववाद की अवधारणा को बताया था। इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम है प्रिंसिपल्स डी जियोग्राफी ह्यूमैन। देखिए, ये ग्रंथ जो हैं ये सीधा ही पूछ लिया जाता है कि ये ग्रंथ किसका है। प्रिंसिपल्स डी जियोग्राफी, इसको लिखने का तरीका ध्यान में रखना। ये फ्रांसीसी भाषा है। ज्योग्राफी यूँ लिखा जाता है, ज्योग्राफी ह्यूमैन। इस ग्रंथ में उन्होंने संभववादी विचारधारा को बताया था। सीधा सा एक ही लाइन में इसका उत्तर ये रखना है कि मनुष्य इसके अनुसार सक्रिय कारक माना जाता है और प्रकृति इसके अनुसार क्या मानी जाती है? निष्क्रिय कारक मानी जाती है। सीधा सा ये बताना है कि प्रकृति पर मनुष्य का प्रभाव, ये किसने बताया है? विडाल डी लाबलास ने बताया है। इसके बाद की जो अवधारणा थी वो नवनियतिवादी थी। नवनियतिवादी अवधारणा में क्या करना है कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ नियतिवाद
रुको और जाओ नियतिवाद, ये अवधारणा दी थी कि जब तक प्रकृति नहीं कहती है हमें वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए प्रकृति हमें अलाउ करती है तो वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं कुछ समय के लिए। जैसे ट्रैफिक पुलिस का जो चौराहे पर खड़ा व्यक्ति होता है वो हमें जब सिग्नल नहीं होता है तो रोक लेता है और सिग्नल होने पर वो हमें जाने देता है। यही अवधारणा कौन सी थी? नवनियतिवाद की थी। ये वास्तव में नियतिवाद के अधिक नज़दीक है। चौथी जो अवधारणा है वो है संभाव्यवाद। सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि इसके जो प्रणेता है वो OH के स्पेट है, OH के स्पेट है। अब हमारा प्रश्न ध्यान से देखें, वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है, प्राकृतिक पर्यावरण को सक्रिय कारक माना है, तो इसका सीधा सा उत्तर एक ही बनता है, कौन सा? नियतिवाद। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में एक कथन है जिसमें भूगोल मानव पारिस्थितिकी है प्रस्तुत किया। यह चीज़ किसने बताई है? ये बताने वाले कौन हैं? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है कार्ल रिटर, ये रिटर है, कार्ल रिटर। दूसरा कार्ल ओ शावर, तीसरा विटलसी, चौथा बैरोज। इसमें हमने क्या चीज़ ध्यान रखनी है? मानव पारिस्थितिकी। देखिए, मानव पारिस्थितिकी को बताने वाले कौन थे? बैरोज थे। पहला तो यही ध्यान में रखना है, मानव पारिस्थितिकी को बैरोज ने बताया। अब इससे संबंधित और क्या चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एलन स्वेलो रिचर्ड्स, एलन स्वेलो रिचर्ड्स। इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम है सैनिटेशन इन डेली लाइफ। इन्होंने इसमें मानव पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल किया था, मानव पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल किया। एक तो बात ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी है? वो यह है कि बैरोज ने इनको मानव भूगोल में मानव पारिस्थितिकी, देखें इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना है, मानव भूगोल में मानव पारिस्थितिकी, ये शब्द, ये अवधारणा किसने दी थी? ये बैरोज ने दी थी। तीसरी जो चीज़ हमने इसके बारे में ध्यान में रखनी है वो है कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो वो अर्नेस्ट हैक्कल का है। अर्नेस्ट हैक्कल का है, जिन्होंने 1869 ईस्वी में पारिस्थितिकी शब्द दिया था। यहीं से यदि हम ये निकालें कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, तो वो थे A.G. टांसले। इन्होंने 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था। तो मानव भूगोल में मानव पारिस्थितिकी या भूगोल में मानव पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो वो कौन आएगा? बैरोज आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमने क्या देखा है कि चीन में उच्चावच का विशद अध्ययन करने वाले कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है जीन ब्रूंस, रिस्थोफेन, रेटजेल, ब्लास। ये चार ऑप्शन है।
सीधा सा यदि चीन के उच्चावच से संबंधित बात आएगी तो हमने किसको बताना है? फर्डिनेंड वॉन रिस्थोफेन को। ये क्यों बताना है? देखिए, फर्डिनेंड वॉन रिस्थोफेन की जब भी बात आ जाए तो हमने कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो ये कि भूगोल में सामान्य और प्रादेशिक ये भूगोल के विषय क्षेत्र जो हैं, इनमें अंतर करने वाले आधुनिक भूगोलवेता कौन है? ये सवाल सीधा सा पूछ लिया जाता है। आधुनिक भूगोलवेता कौन है? तो उत्तर क्या आएगा? फर्डिनेंड वॉन रिस्थोफेन। दूसरा, एक इनका ग्रंथ है बहुत ही फेमस, चीन का भूगोल। इसमें इसने चीन के प्रादेशिक भौतिक वर्णन के बहुत ही जबरदस्त व्याख्या की है। 5 खंड में लिखा है इसने, ये 5 खंड में। यही वो भूगोलवेत्ता है जिन्होंने रिया तट व फ्योर्ड तट में अंतर किया था। रिया तट और फ्योर्ड तट में अंतर करने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता कौन थे? फर्डिनेंड वॉन रिस्थोफेन थे। इनकी एक बहुत अच्छी बुक है जिनका नाम है जियोमोर्फोलॉजी। ये ध्यान में रखना है। भूगोल में क्षेत्रवर्णीय अध्ययन की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यदि क्षेत्रवर्णीय अध्ययन की बात करें तो आएगा हेटनर। और भूगोल को क्षेत्रवर्णीय अध्ययन कहा है, उसमें हेटनर ऑप्शन नहीं होगा तो रिस्थोफेन आएगा। ये विशेष ध्यान में रखना है, बार बार आने वाला, रिपीट होने वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक इनके बारे में, रिस्थोफेन के बारे में बहुत अच्छा सवाल बनता है कि इन्होंने सिल्क रोड या सिल्क रूट, ये भी कह सकते हैं, सिल्क रोड कहें या सिल्क रूट कहें, ये एक अध्ययन पत्र लिखा था 1877 ईस्वी में। तो सिल्क रोड से संबंधित बात आ जाए तो फर्डिनेंड वॉन रिस्थोफेन इसका उत्तर होएगा। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा है, स्थान, कार्य, समाज में घनिष्ठ संबंध की संकल्पना प्रस्तुत की थी। देखें, जब भी हम स्थान, कार्य और समाज की बात करेंगे, जब भी ये चीज़ आएगी तो हमारा सीधा सा संबंध समाज शास्त्र से होगा। समाज शास्त्र का जब भी नाम आता है तो हम 2 व्यक्तियों को याद करते हैं। एक तो है लीपले, ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, और दूसरा है पैट्रिक गेडिस। आपका लीपले ऑप्शन इसमें है नहीं, पैट्रिक गेडिस है, उत्तर तो ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है, पैट्रिक गेडिस ने भूगोल के लिए महत्वपूर्ण क्या कार्य किए। देखें, इन्होंने एक शब्द दिया था सन्नगर शब्दावली, कन्नर बेनस कहें तो ये किसका दिया हुआ शब्द है? पैट्रिक गेडिस का दिया हुआ है। इसी के कारण इनको आधुनिक नगर नियोजन का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आधुनिक नगर नियोजन का जनक कौन है? तो पैट्रिक गेडिस है। अब सवाल एक ये है कि लिपले और गेडिस की अवधारणा में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले जो अवधारणा दी थी वो लिपले ने दी थी। लिपले की अवधारणा को पैट्रिक गेडिस सामने लेकर के आए थे। इन्होंने क्या बताया था? स्थान, कार्य और समाज का संबंध इनका लोक से है, लोगों से।
एक चीज़ इसमें और ऐड की गई थी कि यदि तकनीकी विकास हो जाए, तकनीकी विकास हो जाए तो इन्हीं का क्रम बदल जाता है, किसका? स्थान, कार्य और समाज का। तो यहाँ पर जो क्रम होगा वो कौन सा हो जाएगा तकनीकी विकास होने पर? इसमें जो समाज, समाज या लोक, तो इसमें लोक सबसे पहले आ जाएगा, कार्य इसमें बीच में ही रहेगा और अंतिम चरण में इसमें स्थान रहेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि तकनीकी विकास होने पर स्थान, कार्य और समाज का जो क्रम है वो क्या हो जाता है गेडिस और लिपले के अनुसार? तो वो कौन सा हो जाएगा? लोक, कार्य और स्थान हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि मानव भूगोल में न तो प्रकृति पर विजय पाई जा सके और न ही प्रकृति की दास्ता स्वीकार की जाए, वरन प्रकृति के साथ सहयोग किया जाए। यह विचार किस विचारधारा में वर्णित है? देखें, इस सवाल को यदि हम पढ़ते हैं तो इस सवाल में सीधा सा एक मैसेज किया जाता है कि इसमें प्रकृति कुछ समय के लिए बलवान है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ समय के लिए बलवान है, लेकिन कुछ समय बाद यही प्रकृति आपको अलाउ करती है कि आपने कुछ समय के लिए खुद को जो रोक रखा था, मनुष्य समुदाय ने खुद को रोक रखा था, अब प्रकृति इतनी विनाशकारी या प्रभावकारी वहाँ पर नहीं है। अब मनुष्य वहाँ पर अपने करने योग्य कार्य कर सकता है। सीधा सा संबंध हमारा किससे बनता है? नवनियतिवाद से बनता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नवनियतिवाद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि प्रदेश के अर्थ में भूदृश्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? प्रदेश के अर्थ में भूदृश्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? देखें, बहुत ही आसान सा सवाल है। भूदृश्य की संकल्पना प्रदेश के रूप में करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो पसारगे थे। पसारगे का संबंध कहाँ से है? जर्मनी से। जर्मनी में इन्होंने भूदृश्य के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जो ये था लैंडशाफ्ट, जिसको अंग्रेजी और अमेरिकी भाषा में लैंडस्केप कहा गया था बाद में। तो सर्वप्रथम किसने किया था? वो कौन थे? वो पसारगे थे। और पसारगे का संबंध किससे है? जर्मन भूगोलवेत्ताओं से है। तो इसका संबंध जर्मन भूगोलवेत्ता, उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है डायरेक्ट आए हुए सवाल है। सारे के सारे सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएंगे। कोई अनिवार्यता नहीं है, परंतु हर जगह संभावनाएं ही हैं। उपरोक्त कथन का श्रेय किसको जाता है? देखें, मैंने मेरी क्लास में हर स्टूडेंट के, जब भी मैंने संभववाद करवाया है तो संभववाद शब्द किसने दिया था? वो शब्द किसने दिया था? वो फेब्रे का दिया हुआ शब्द है। किसका है? फेब्रे का दिया हुआ शब्द है। फेब्रे की ही ये उक्ति है कि कोई अनिवार्यताएं नहीं है, परंतु हर जगह संभावनाएं हैं। और किस विचारधारा से जुड़ा हुआ सवाल है? ये सवाल पूछा हुआ है इस प्रश्न से अलग। ये यहाँ तो ये पूछा है कि ये किसने दी थी उक्ति, तो ये
फेब्रे की दी हुई है। लेकिन ये भी पूछा हुआ है कि कोई अनिवार्यता नहीं है, परंतु हर जगह संभावनाएं ही है। ये जो उक्ति है, ये जो कथन है, इसका संबंध किस विचारधारा से है, तो वो भी आपने ध्यान में रखना है कि इसका संबंध संभववाद से है। नेक्स्ट सवाल जो है, जो अभी हम करके गए हैं उसी से संबंधित, मानव पारिस्थितिकी के रूप में भूगोल की संकल्पना का श्रेय किसको जाता है? सीधा सा उत्तर जो हमने अभी कर लिया था, बैरोज को जाता है। बैरोज को, अमेरिकी भूगोलवेत्ता है ये बैरोज। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से मनुष्य वातावरण संबंधों में मानव को महत्व प्रदान करने के लिए सिद्धांत संभववाद का नामकरण किसने किया था? यदि आपने ध्यान से पिछले 2 सवाल देखे हैं तो सीधा सा उत्तर मिल जाएगा कि किसने किया था? फेब्रे ने किया था। और फेब्रे कौन है? फ्रांसीसी हैं। और किस विचारधारा से संबंधित है? संभववाद विचारधारा से संबंधित है। और इन्हीं की वो कोटेशन जो अभी हम करके आए हैं कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं है। तो इसका संबंध किससे है? संभववादी विचारधारा से है। नेक्स्ट सवाल, मानव भूगोल की किस संकल्पना में मानव को पर्यावरण का शिशु माना गया है? देखें, बहुत ही शानदार। देखिए, मैंने आपको एक ग्रंथ बताया था एंथ्रोपोजोग्राफी, उसका 1882 ईस्वी का जो खंड था। एंथ्रोपोजोग्राफी कितने खंडों में लिखी गई है? 2 खंडों में लिखी गई है। 1882 वाले खंड को अनुसरण किया था कुमारी सैंपुल ने, और कुमारी सैंपुल ने 1911 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। कब लिखा? 1911 ईस्वी में। कुमारी सैंपुल का संबंध किससे है? अमेरिका से। तो अमेरिकी नियतिवादी की यदि किसी को उपमा दी जाती है तो वो कौन है? कुमारी सैंपुल है। कौन है? कुमारी सैंपुल। और इसका उत्तर इस हिसाब से क्या बन जाता है कि ये निश्चिततावाद या नियतिवाद से संबंधित अवधारणा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी हम करके गए हैं, सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से बता देंगे कि एंथ्रोपोजोग्राफी के लेखक कौन है। सीधा सा रेटजेल है। कितने खंडों में लिखी है? 2 खंडों में लिखी है। पहला खंड इसका 1882 ईस्वी का है, दूसरा खंड इसका 1891 से संबंधित है। 1882 का जो खंड है वो प्रकृति से संबंधित है, और 1891 का खंड है वो मानव प्रजाति से संबंधित है। तो एंथ्रोपोजोग्राफी के लेखक कौन है? रेटजेल है। रेटजेल कौन है? जर्मन भूगोलवेत्ता है। नेक्स्ट, वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है और मानव उसमें से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर जब भी शब्द आ जाए स्वतंत्र है, स्वतंत्र होते ही मनुष्य को क्या बता दिया है? सक्रिय कारक बता दिया है। जब भी ये कहा कि मनुष्य स्वतंत्र है तो मनुष्य सक्रिय कारक हो गया है। और जब भी सक्रिय कारक की मनुष्य की बात आएगी तो वो विचारधारा कौन सी होगी? संभववादी विचारधारा होगी। और पीछे हम पढ़ करके आए हैं कि संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? ब्लाश, विडाल डी ला ब्लाश। शब्द किसने दिया था? फेब्रे ने दिया था। नेक्स्ट सवाल, अंतःक्रिया का सिद्धांत
प्रारंभ किया? देखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। हम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में ब्लास को पढ़ते हैं, ब्लास को। ब्लास के बाद फेब्रे आए थे, फेब्रे के बाद ब्रूस थे। ब्रूस ने अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसकी एक कोटेशन है, बहुत ही शानदार है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो या इसी को क्या कह देते हैं? परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी किसका हो गया है? जीन ब्रूस का हो गया है। जीन ब्रूस इसका पूरा नाम होएगा, जीन ब्रूस। नेक्स्ट सवाल, रुको और जाओ नियतिवाद। देखिए, मैंने पहले ही प्रश्न में आपको बहुत अच्छे से बताया था ये रुको और जाओ नियतिवाद। ट्रैफिक पुलिस की भांति जो विचारधारा है वो कौन सी है? रुको और जाओ नियतिवाद। हालांकि ये नियतिवाद के ज़्यादा नज़दीक है। प्रवर्तक इसके कौन है? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। और इस विचारधारा को नाम क्या दिया गया है? नवनियतिवाद। अमेरिकन भूगोलवेत्ता है ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने बताया था नवनियतिवाद को। नेक्स्ट, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्क के उपागम को कहते हैं। देखें, विशिष्ट क्या होते हैं, इनमें ये चीज़ समझने वाली है कि विशिष्ट क्या होते हैं, सामान्य क्या होते हैं। उदाहरण को हमेशा ही विशिष्ट माना जाता है, उदाहरण को, और नियम को हमेशा सामान्य माना जाता है। उदाहरण से यदि नियम की ओर जाता है तो वो आगमनात्मक होगी, आगमनात्मक होगी। और यदि नियम से उदाहरण की ओर होगा तो वो निगमनात्मक होगी, निगमनात्मक। तो हमारा प्रश्न कौन सा है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? आगमनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रस्तावित की थी। देखिए, स्थानिक संगठन में हम कोरोलॉजिकल से इसकी कल्पना करेंगे, कोरोलॉजिकल। और कोरोलॉजिकल की जब भी बात आती है, चाहे हेटनर हो चाहे वो रिस्थोफेन हो, दोनों का संबंध किससे है? जर्मन स्कूल से है। तो जर्मन स्कूल इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट, कारण कथन से संबंधित सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। नीतिवादियों के अनुसार समान पर्यावरणों में रहने वाले व्यक्तियों के समान सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक विकास परिलक्षित होते हैं, ये इसका कथन है। कारण देखिए, व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक पक्ष उसके निवास के प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव का दर्पण होता है। देखिए, इसमें सीधा सा हमने नियतिवाद को देखा है, नियतिवाद, और इसमें ये देखा है कि नियतिवाद का प्रभाव क्या होता है। तो दोनों ही एकदम से सटीक हैं और प्रभाव इसका यही रहता है जो नियतिवाद में बताया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट सवाल, रुको और जाओ नियतिवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने दिया? देखिए, ये बार बार रिपीट हो रहा है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। रुको और जाओ नियतिवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। कौन है ग्रिफिथ टेलर? मैं पहले भी बता चुका हूँ, अमेरिकन भूगोलवेत्ता है और रुको और जाओ नियतिवाद की संकल्पना दी है। नवनियतिवाद कहा जाता है इसको,
और ये नियतिवाद के ज़्यादा नज़दीक हैं। देखें, ये सवाल RS 2003 में भी आया है, UGC नेट दिसंबर 2017 में आया हुआ है, UPPSC में भी 2005 में पूछा हुआ है, तो बहुत RPSC ने भी इसको बार बार पूछा है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छे से इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट, भौगोलिक चिंतन के विकास के अनुसार, जो मानव पर्यावरण संबंध है ना, उसमें से ये सवाल है। भौगोलिक चिंतन के विकास के अनुसार मानव और उसके पर्यावरण के बीच निम्नलिखित तरह के संबंध होते हैं। देखें, पर्यावरण नियतिवाद है, संभववाद है, नवनियतिवाद है। इसका हमने क्रम निर्धारित करना है। देखें, सबसे पहले क्या आया था? जर्मन विचारधारा आई थी, जो रेटजेल ने दी थी, जर्मन विचारधारा थी। उस जर्मन विचारधारा के विरोध में फ्रांसीसी विचारधारा आई थी, फ्रांसीसी विचारधारा आई थी। इस फ्रांसीसी विचारधारा और जर्मन विचारधारा का एक मध्य मार्ग आया था। सवाल एज इट इज यूं ही पूछ लिया जाता है कि जर्मन और फ्रांसीसी विचारधारा जो मानव पर्यावरण संबंध को बताती है, उनका मध्य मार्ग कौन सा था? तो वो अमेरिकन भूगोलवेत्ता की विचारधारा थी, ग्रिफिथ टेलर की विचारधारा थी, जो कि नवनियतिवाद थी। तो इसका क्रम यही रह जाएगा, पहला जर्मन, फिर फ्रांसीसी, फिर अमेरिकी। जर्मन विचारधारा कौन सी है? नियतिवाद है। फ्रांसीसी विचारधारा कौन सी है? संभववाद है। और अमेरिकी विचारधारा कौन सी है? नवनियतिवाद है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये 1, 2, 3 क्रमशः यही इसका उत्तर रह जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल अवधि में भूगोल का पुनर्जागरण काल कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 300 ईस्वी सन तक, ये वो काल है जो हम किस रूप में जानते हैं? यूनानी और रोमन काल के रूप में जानते हैं। इसके बाद का जो काल है, जो 300 से लेकर के और लगभग 1100 ईस्वी सन तक आया था। 300 ईस्वी सन से लेकर के 1100 ईस्वी सन तक आया था। ये जो काल है, इसको अंधयुग कहते हैं। अंधयुग। इस अंधयुग में क्या था कि जो धर्मगुरु कह देते थे वही बात सत्य मानी जाती थी, चाहे वो गलत हो। लेकिन धर्मगुरुओं के अगेंस्ट किसी भी धर्म में हमने नहीं बोलना होता था। ये अंधयुग था। यहाँ पर किसी भी प्रकार का भौगोलिक विकास नहीं था, सिवाय किसको? अरब काल को छोड़ करके। इसके बाद 11वीं सदी से लेकर के और 17वीं सदी तक यहाँ पर भूगोल का क्या आया था? पुनर्जागरण काल आया था। भूगोल का पुनर्जागरण काल। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाता है? 1100 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ज्योग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के रचयिता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, सीधा सा सवाल है। वॉरेनियस। पूरा नाम क्या है इसका? बर्नहार्ड वॉरेनियस। नेक्स्ट, भूगोल में द्वैतवाद से ग्रसित काल था। बहुत अच्छा सवाल है। द्वैतवाद से ग्रसित काल कौन सा था? जहाँ पर भूगोल में द्वैतवाद, मतलब भूगोल का द्वैतवाद क्या हो जाता है? एक तो अध्ययन के आधार पर हम बात करते हैं, तो इसके अध्ययन के आधार पर क्रमबद्ध और प्रादेशिक अध्ययन ये प्रारंभ हुआ था।
इसके अलावा भूगोल में जैसे हम भूगोल के किसी भी क्षेत्र के दो भाग कर दें, दो अध्ययन के तरीके बता दें, वो उसका द्वैतवाद हो जाएगा। तो क्रमबद्ध और प्रादेशिक, ये जब हम बात करते हैं तो हमबोल्ट और रिटर से मानी जाती है, हमबोल्ट और रिटर से मानी जाती है। ये हमबोल्ट और रिटर इनकी बात करते हैं तो ये पुनर्जागरण काल के अंतिम दौर में था, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? पुनर्जागरण काल में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, हम क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर करते हैं तथा प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध रूप में करते हैं। यह कथन किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा सवाल है। BJL बेरी ने दिया था। सीधा सा सवाल है, याद ही करना पड़ेगा इसको। भूगोल को सर्वप्रथम किसने सामान्य और विशिष्ट में विभाजित किया था? ये द्वैतवाद का उदाहरण है। सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल द्वैतवाद का उदाहरण है। और किसने दिया है ये? वारेनियस ने। इसका सवाल पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट, आधुनिक युग से पूर्व निम्न में से किस विद्वान ने प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों की स्पष्टता स्थापित की थी? ये भी वही द्वैतवाद का प्रश्न है। उत्तर आपके सामने ही पड़ा है, वारेनियस ने। नेक्स्ट, वारेनियस का प्रमुख योगदान भूगोल के अध्ययन के उपागमों का संश्लेषण करता है। ये अच्छा सवाल है। देखिए, अभी आप पढ़ करके आए हैं, इसको ध्यान में रखना है। पहला देखें, विशिष्ट भूगोल के रूप में था क्या ये? दूसरा, भौतिक भूगोल के रूप में था क्या ये? तीसरा, सामान्य। चौथा, मानव भूगोल। हमने इन दो रूपों को नहीं देखा। जैसे पिछला प्रश्न देखें, ये देखें, इसमें प्रादेशिक और क्रमबद्ध की बात की है, तो यहीं से सवाल आ जाएगा। प्रादेशिक और क्रमबद्ध की बात करें, ये विशिष्ट और सामान्य भूगोल की बात आ जाएगी। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाए? 1 और 3, 1 और 3, ये रहा। नेक्स्ट, वारेनियस ने स्पष्ट विभेद किया है। ये वही सवाल फिर से रिपीट होकर के आ गया, सामान्य और विशिष्ट भूगोल के बीच में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट होता है ये। निम्न में से वारेनियस ने क्या कहा? IAS 2007 में ये सवाल पूछा था। IAS 2007 का सवाल है ये। वारेनियस का विशिष्ट भूगोल किससे संबंधित है? प्रादेशिक भूगोल ही विशिष्ट भूगोल है। सीधा सा सवाल है, प्रादेशिक भूगोल ही विशिष्ट भूगोल है। नेक्स्ट, एक इसमें ध्यान में रखना है, क्रमबद्ध भूगोल को उसने क्या बताया था? सामान्य। देखो, इसके क्या आते हैं? सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल को क्रमबद्ध कह दो, विशिष्ट भूगोल को प्रादेशिक कह दो। वारेनियस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्योग्राफिया जनरलिस, जिसमें साधारण, गणितीय, भौतिक भूगोल और कोरोग्राफी संयुक्त रूप में है, का लेखन किया था। ये 17वीं शताब्दी का, जैसे ही अंध युग के बाद जो पुनर्जागरण काल स्टार्ट होता है, पुनर्जागरण काल का अंत होता है। देखिए, मैंने अभी बताया था, हमबोल्ट और रिटर ने क्रमबद्ध और प्रादेशिक का द्वैतवाद स्टार्ट किया था, जिसे आधुनिक भूगोल के जनक भी कहा जाता है। उनसे तुरंत पहले वारेनियस ने ही बताया था क्या? 17वीं शताब्दी में, कि क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल को सामान्य और विशिष्ट रूप में कहा जाता है। तो वारेनियस ही है जिसने ज्योग्राफिया जनरलिस बुक लिखी थी और उसमें साधारण, गणितीय और भौतिक भूगोल का कोरोग्राफी संयुक्त रूप में है का लेखन किया था। नेक्स्ट, आधुनिक युग से पूर्व के किस
विद्वान ने प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों के स्पष्टता स्थापित की थी। बार बार घूम करके वही सवाल आ रहा है, प्रश्न चेंज हो रहे हैं, उत्तर वही वारेनियस ही है। ऐसा ही एक सवाल यहाँ पर भी है जिसका उत्तर वारेनियस है। निम्न में से किसने सबसे पहले सामान्य और विशिष्ट भूगोल के बीच विभेद किया? नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है। किसने राज्य के अनुसार आधुनिक भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विधि पर किसके अग्रणी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक चिंतन की दिशा निर्धारित की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हेटनर। क्षेत्रीय विभेदन, याद रखना, ये क्षेत्रीय विभेदन, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना किसने दी है? हेटनर ने। और ये कब बताया है? 1905 ईस्वी में। कौन है हेटनर? जर्मन भूगोलवेत्ता है। क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हेटनर हो जाएगा। नेक्स्ट, लैंडशाफ्ट विचारधारा संबंधित है, हम पहले भी कर चुके हैं ये सवाल जर्मन स्कूल से। स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रस्तावित की थी, ये भी कर चुके हैं, आ चुका है ये सवाल जर्मन स्कूल से। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दें। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग टॉलमी ने किया, सही है क्या? नहीं, टॉलमी नहीं है, यहाँ पर इरेटोस्थनीज आना था। नंबर 2, कॉस्मोस के लेखक कार्ल रिटर है क्या? नहीं है, ये हम्बोल्ट है। हम्बोल्ट ने 5 खंडों में लिखा था क्या? कॉस्मोस। तीसरा, रिस्थोफेन ने चीन में अपने उत्कृष्ट ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है, चीन का भूगोल लिखा था। मैं अभी बता करके गया हूँ आपको, चीन का भूगोल लिखा था, ये सही कथन है। और रेटजेल ने जैव संस्कृति की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, ये सही है क्या? ये सही नहीं है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? रिस्थोफेन ने चीन में अपने उत्कृष्ट ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट, प्रदेश के अर्थ में भूदृश्य की संकल्पना प्रतिपादित की थी, ये अभी हम करके गए हैं जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने भूगोल के विषय, प्रकृति और क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर भी कर दें ताकि सब इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।